नमस्कार। वर्ग 8 के गणित के चैप्टर राशियों की तुलना के एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने 15 प्रश्नों का हल किया था। अब इसके बाद कुछ और प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूं। यह प्रश्न जैक द्वारा जारी बोर्ड मॉडल प्रश्न, पिछले वर्षों में क्लास 8 के जो बोर्ड की परीक्षाएं हुए हैं उनके प्रश्न और विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति से लिए गए। यदि आप वर्ग 8 में पढ़ते हैं अथवा इन छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट 2 वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि एक आयरन 360 रुपए में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि वह 450 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहां देखिए प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग जो यहां पर दिखा रहा है तो यहां हमें क्रय मूल्य निकालना होगा और जब क्रय मूल्य निकाल देंगे तो फिर दूसरे भाग से हम उसका ये जो कहा जा रहा है शर्त कि 450 रुपए में बेचा है तो कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, फिर वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इस आयरन का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये हमें नहीं मालूम है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखें किस तरह से हल करते हैं, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में किस तरह से हल करते हैं। कुछ आपको समझाने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, लेकिन आप जब परीक्षा में इसे हल करेंगे तो सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे शॉर्टकट तरीके का। तो यहां देखिए हम पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य को। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो 10% हानि होती है, तो इसे मिटा दें। हाँ, तो 10% हानि होती है तो ये 100 रुपया ही हमने लिया है तो हानि वही 10 रुपया हुआ, 10 रुपया। तो इस तरह से इस क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, चूंकि हानि हो रही है तो ये हम 100 में से 10 घटा दिए, 90 रुपया। तो जब हम क्रय मूल्य 100 रुपया ले रहे हैं तो हानि 10 रुपया हो रहा है और विक्रय मूल्य 90 रुपया हो रहा है। इसी संबंध से हम अब वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो निकालेंगे। इसलिए वास्तविक क्रय मूल्य, सिर्फ क्रय मूल्य भी आप लिख सकते हैं। तो अभी आप पहले इस रिलेशन को देखिए, जो निकालना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, ये आप याद रखिए। तो यहां हमें क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है तो यहां पर क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपया, तो ये हम ऊपर में लिखते हैं यानी अंश में, और जो विक्रय मूल्य है उसे हम हर में लिखते हैं यहां। ठीक है, अब जो हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहां हम उससे गुना करते हैं 360 रुपया। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब विक्रय मूल्य 90 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य 360 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया और 9 से इसे काटेंगे तो 4 बार में कट गया, तो इस तरह से आ गया ये 400 रुपया। तो हमें ये क्रय मूल्य मालूम हो गया 400 रुपया। तो यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब दूसरे शर्त के अनुसार यदि
विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया, है ना। विक्रय मूल्य अगर 450 रुपया है तो इसका लाभ कितना होगा? 450 घटाओ ये क्रय मूल्य 400 रुपया, तो ये 50 रुपया हुआ। तो 450 रुपया में अगर बेचा जाए तो उसे लाभ, कुल लाभ जो हो रहा है 50 रुपया हो रहा है। अब हमें निकालना क्या था? प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ है? 50 रुपया। कितने में हुआ है? 400 रुपया में। तो 100 रुपये में कितना होगा? यही तो लाभ प्रतिशत है। ये शून्य काट दिए, ये शून्य और ये शून्य काट दिए। अब 4 से आप 50 में भाग दीजिए तो ये आपका आएगा 12.1/2, ये प्रतिशत। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपए था। बिक्री कर की दर 12% है। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। तो यहां बिक्री कर की दर दिया हुआ है, तो हमें जो वास्तविक बिक्री कर है वो निकालना होगा। तो हम पहले निकालेंगे बिक्री कर। बिक्री कर कितना है? 350 रुपए का 12%, ये बिक्री कर होगा। 12% हो रहा है तो हम 350 पर 12% कितना होता है ये निकालेंगे। तो 350 गुना 12/100, ये शून्य और ये शून्य कट गया। 2 से काटते हैं तो ये 5 बार में कटा और 2 से ये 6 बार में। 5 से इधर काटेंगे तो ये 7 बार में 35 कट गया, तो ये हो गया 42 रुपया। तो हमें बिक्री कर मिल गया। तो बिल की राशि, बिल की राशि, तो बिल की राशि क्या होगी? जो मूल्य है वो मूल्य है 350 रुपया, उसमें हम बिक्री कर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 392 रुपया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3। अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिए। अब 1.5 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो इस प्रश्न से स्पष्ट है कि यहां साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100। और ये P क्या है? मूलधन है, और ये मूलधन यहां पर है 1900 रुपया, 1900 रुपया। R कितना है? R यानी दर, ये 10%। और जो समय है वो है 1.5 वर्ष। तो ये देखिए मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो इसे हम पहले बदल लेंगे विषम भिन्न में। तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3, 3/2। तो यहां पर लिखेंगे 3/2। अब यहां नीचे में यानी हर में 100 है, तो यहां हम हर में 100 कर लेते हैं गुना। ठीक है, तो ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब 2 से ये 5 बार में, तो यहां पर हो गया 19 गुना 5 गुना 3। तो आप इसे गुना करें और जल्दी गुना करें। 19 गुने 5 गुने 3, ये कितना हो जा रहा है आपका? चलिए आपने कर लिया हो गुना, ये हो जा रहा है 285।
तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा 1.5 वर्ष बाद? 285 रुपये। ये ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी मशीन का मूल्य हर साल 20% से ह्रास होता है, यानी कम होता है। यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य 1,60,000 है, तब पिछले साल उसका मूल्य कितना था? यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देखिए कि यह प्रश्न किस से संबंधित है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यह निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से है और इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें फर्क क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है लेकिन यहां ह्रास होता है। तो जहां पर हम एक जगह जब प्लस यूज करते हैं वहां पर सिर्फ माइनस कर देंगे। तो यहां पर यह फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। A = P1 माइनस होगा यहां R/100 और ये घात में n। तो यहां क्या क्या दिया हुआ है? ये जो है ये क्या है? ये हमारा A दिया हुआ है ना, और ये है R, और ये पिछले साल यानी ये n है। n कितना हो गया? n = 1। पिछले साल में सिर्फ 1 साल का अंतर है। तो फिर से हम यहां पर लिख दे रहे हैं A = 1,60,000 है ना, R = 20% और n = 1। अब इस फॉर्मूले में हम इन सभी को बैठाते हैं। A हो गया 1,60,000 = हाँ, और ये भी लिख देते हैं कि हमें निकालना क्या है? P निकालना है, यानी मूलधन जो होता है, यानी पिछले साल उसका मूल्य कितना था। P1 माइनस R है यहां 20/100 और यहां N1, या ये 1,60,000 = P। अब यहां पर देखिए इसको काटेंगे तो 20 का 20 और 20 बचे 100। तो ये यहां पर हो जा रहा है। यहां पर मैं हल करके दिखा देता हूं आपको, वैसे लोगों के लिए जो भिन्न का घटाव नहीं जानते हैं। बाकी लोग जानते होंगे आप लोग। तो 1 घटाओ 1/5, तो यहां क्या होता है? लॉसा निकाल लेते हैं 5 यानी एलसीएम, और ये 5 का 5 यहां हो गया और यहां पर -1, ये 4/5 होता है। चलिए अब यहां पर बैठा देते हैं हम 4/5, और चूंकि घात 1 है तो इतना ही रह जाएगा। या अब इसको हम उल्टा इधर लिख देते हैं, बाएं वाले को दाएं और दाएं वाले को बाएं। तो P × 4/5 = ये 1,60,000। देखिए ये समीकरण हो गया, और इसमें जब हम पूरे के पूरे बाएं को दाएं और दाएं को बाएं करते हैं तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या P = 1,60,000 गुना 5/4। ये 4/5 जब बराबर के इधर लाते हैं तो ये उलट जाता है, यानी अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। चलिए अब इसे हम काटते हैं। 4 चौके 16 और ये 4 शून्य, 1 2 3 4। अब ये हो गया 40,000 गुने 5, तो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख है ना। हमने क्या किया? देखिए ये गुना भी आप सीख लीजिए कि
आराम से हम गुना शॉर्टकट में कैसे करेंगे। ये 4 पचे 20 हमने कर दिया और उसके बाद ये 4 जीरो था वो बैठा दिया, तो ये इसका मूल्य हो गया। तो ये कौन सा है, ये हमारा ये चौथा नंबर। अब देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 6/5 है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहां हम मान लेते हैं, मान लिया, क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य को मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा शर्त के अनुसार, 100 का 6/5, यही कर रहा है ना, क्रय मूल्य का 6/5। तो क्रय मूल्य था 100 हमने माना, तो इसका 6/5 यानी 100 गुना 6/5। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया, ये हो गया 120 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो ये लाभ कितना हो गया, 120 घटाओ 100 यानी 20 रुपया। और अगर प्रतिशत में कहें तो क्रय मूल्य तो 100 रुपया था यानी 100 में ही हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा, लाभ प्रतिशत भी यही है 20%, है ना। तो ये हमारा आंसर है 20%। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 6, यदि 3 सालों के लिए किसी राशि पर वार्षिक 5% की दर से सरल ब्याज 1200 रुपया है, तब उसी राशि पर उसी अवधि हेतु बराबर दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1225 रुपया, 1236 रुपया, 1248 रुपया और 1261 रुपया, कौन सा इसमें होगा। तो देखिए ये प्रश्न, इस प्रश्न में 2 भाग हैं। पहला भाग ये है, यहां तक पहला भाग है, दूसरा भाग यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो पहले भाग में हमें निकालना होगा क्या, जो नहीं दिया हुआ है। देखिए 3 साल, ये जो दिया है ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, दर है, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो क्या हमें यहां पर निकालना है, मूलधन निकालना है। जब हम यहां से मूलधन निकाल लेंगे तब उसी मूलधन का हम उपयोग करेंगे ये दूसरे भाग में। तो यहां कहा हुआ है कि उसी राशि पर, यानी वो जो मूलधन निकालेंगे वही राशि होगा, वही मूलधन होगा, उसी अवधि, तो अवधि यहां तो दिया हुआ है 3 साल और दर भी यहां दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे मूलधन को, है ना। तो मूलधन की साधारण ब्याज पहले हम लिख लेते हैं, साधारण ब्याज के लिए पहला भाग हम शुरू कर रहे हैं। तो यहां क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहां टाइम दिया हुआ है 3 साल, दर दिया हुआ है 5% और साधारण ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपया, और हमें निकालना है पी। तो इस पी के लिए यानी मूलधन के लिए क्या फॉर्मूला है, पी इक्वल टू एस आई यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा आर टी, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज क्या है हमारा 1200 रुपया, और ये गुना 100 बटा आर है हमारा 5 और समय है 3। तो ये 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और ये 2 शून्य,
और 5 से काटेंगे तो ये 5 अठे 40 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 8,000 रुपया। अब हमें ये पता चल गया कि मूलधन जो है वो 8,000 रुपया है। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। अगला भाग में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए n इक्वल टू हो गया, ये 3 ही है, r इक्वल टू 5 है और p इक्वल टू अभी हमने निकाला 8,000 रुपया। और हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें एक चीज और निकालना होगा, वो है मिश्र धन। जब हम मिश्र धन निकालेंगे तभी तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं। a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और ये n। p है 8,000 गुना 1 प्लस r है हमारा 5 बाई 100 और यहां पर 3। तो ये 8,000 गुना, देखिए इसे काट देंगे तो 5 अगर 5 और 5 से ये 20 बार में, तो ये भिन्न का घटाव हमने बताया था, जोड़ भी वैसे ही होगा। तो यहां पर हो जाएगा 21/20 और ये घात 3। तो यहां पर 8,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। तो देखिए यहां पर नीचे में हर में 3 शून्य है, 1 2 3, यहां ऊपर वाले से 3 शून्य से कट गया। और यहां देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहां ऊपर में भी 8 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बच क्या गया? 21 गुना 21 गुना 21। और इसे जब आप गुना करेंगे, आप गुना खुद करें, 9,261 रुपया। ये आ गया हमारा, क्या आ गया? मिश्र धन। इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन। तो मिश्र धन है 9,261 रुपया और मूलधन हमारा था 8,000। तो ये आ जा रहा है 1,261 रुपया। तो यहां पर आप देखें ये ऑप्शन कौन सा है? ये चौथा नंबर ऑप्शन है। अब प्रश्न संख्या 7। 5 संतरे 10 रुपया में खरीदे जाते हैं और 6 संतरे 15 रुपए में बेचे जाते हैं। इसका लाभ प्रतिशत है। देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां देखिए, यहां दिक्कत क्या आपको नजर आ रहा होगा, यहां 5 संतरे का क्रय मूल्य दिया हुआ है और यहां 6 संतरे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हमें जब लाभ या लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हमें कोई एक संख्या लेना होगा संतरे का, है ना। हम अलग अलग संख्या में हम तुलना नहीं कर सकते, हम इसका लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। तो हमें कोई एक संख्या लेना होगा संतरे का। तो देखिए कैसे करते हैं। 5, हम 100 संतरे का क्रय मूल्य और 100 संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। 5 संतरे का क्रय मूल्य 10 रुपया,
तो हम एक एक नियम से निकाल रहे हैं, लेकिन यहां एक नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं। तो 100 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10/5 गुना 100। ये 5 यहां काट देंगे 20 बार में, तो ये हो गया 200 रुपया। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, वही 100 संतरे का। 100 संतरे का विक्रय मूल्य ये 15 रुपया। 6 संतरे का विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो 100 संतरे का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 15/6 गुना 100। तो यहां 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 से ये 5। 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट गया, तो ये 5 गुना 50, 5 गुना 50, तो ये आ जा रहा है 250 रुपया। तो ये 100 संतरे का क्रय मूल्य 200 रुपया और 100 संतरे का विक्रय मूल्य 250 रुपया। तो इस 100 संतरे में जो लाभ हो रहा है वो है 250 घटाओ 200, यानी 50 रुपया लाभ हो रहा है। अब इस संबंध से हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से। लाभ प्रतिशत, तो ये लाभ कितना हुआ? 50 रुपया। देखिए ये तर्क हम आप समझ लीजिए कि प्रतिशत का जो फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम किस तर्क से इसको याद रखेंगे? फॉर्मूला बहुत याद रखने की चीज होती नहीं है, बहुत ज्यादा आप याद नहीं कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत 50 रुपया लाभ हो रहा है। कितने में 50 रुपया लाभ हो रहा है? कितना वो इन्वेस्ट किया? 200 रुपया इन्वेस्ट किया है ना। तो इसे फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 50 रुपया लाभ हो रहा है 200 रुपया क्रय मूल्य यानी 200 रुपया के इन्वेस्टमेंट पर। तो 100 रुपए में कितना होगा? अगर 100 रुपया वो लगाता है तो कितना होगा? लाभ प्रतिशत यही है। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य, और 2 से हम इसे काटते हैं तो ये 25, तो ये हो गया हमारा 25%। ये चौथा नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 65% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल कितने परीक्षार्थी हैं? तो देखिए, कुल परीक्षार्थी का अगर हम प्रतिशत कहें तो 100% ही होगा, और इसमें 65% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? 100 से घटा देंगे, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों, अच्छा यहां पर दीर्घिकार होगा, चलिए ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। प्रतिशत, तो ये 100 घटाओ 65% यानी 35%, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल शॉर्टकट में जा रहे हैं, कुल कितने परीक्षार्थी हैं ये निकालना है। तो कुल परीक्षार्थी, यहां हम देख रहे हैं ये दिया हुआ है अनुत्तीर्ण का संख्या, तो हमें प्रतिशत भी मालूम है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का 35%, तो इसी संबंध का उपयोग हम करेंगे। 100 जब कुल थे तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 35। जब 100 कुल 100 था, 35% का मतलब क्या हुआ? कुल 100 में 35 फेल किए पर अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें निकालना है कुल का, तो जिसको हमें निकालना होता है
जिस राशि को हमें निकालना होता है, जिस संख्या को हमें निकालना होता है, उसे हम अंश में रखते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुल निकालना है तो ये 100 को हम कुल ऊपर में रखते हैं, और जो अनुत्तीर्ण वाली प्रतिशत है वो 35 उससे नीचे रखते हैं, और इसे हमें जो अनुत्तीर्ण संख्या दी हुई है उससे गुना कर देंगे 420, ठीक है ना। तो 7 से 7 बचे 35, और 7 से 7 छक 42, और ये 0, 5 से काटेंगे तो 12 बचे 60, तो यहां पर आ गया 100 गुना 12 यानी 1200। तो कुल विद्यार्थी कितने थे? 1200। आशा है कि जो प्रश्न का हल मैंने प्रस्तुत किया, जो एक्सप्लेन किया, वो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।